केशव नगर राज्य पर राजा धर्मेंद्र का शासन था। वो एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। आज का मौसम सुहावना था। आसमान में बादल थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राजा धर्मेंद्र महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी रानी ऋतिका वहाँ आई। महाराज, आज का मौसम कितना सुहावना है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना हम जंगल की सैर पर चले? सुलेखा को भी बहुत आनंद आएगा। तुम सही कह रही हो ऋतिका, चलो जंगल घूमने चलते हैं। राजा धर्मेंद्र ने जंगल की यात्रा का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथी रानी ऋतिका, राजकुमारी सुलेखा, मंत्री जय सिंह और 2 सैनिकों को लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। राजा धर्मेंद्र अपने परिवार और मंत्री जय सिंह के साथ घने जंगल में पहुँचे। जंगल हरियाली से भरा हुआ था और ठंडी हवा बह रही थी। हम इस वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। यहाँ से जंगल का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। सब वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी राजा धर्मेंद्र की नजर सामने एक सुंदर तालाब पर पड़ी। देखो कितना सुंदर तालाब है। इसका पानी कितना स्वच्छ और निर्मल लग रहा है। मैं इस तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। महाराज, इस तालाब के बारे में अजीब बातें सुनने में आती हैं। ग्रामीण इसे जादुई तालाब मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी कभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें इस स्थान की जांच करनी चाहिए। महाराज, ये अफवाहें हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी मेरा सुझाव है कि आपको तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। साधारण लोगों और राजाओं में अंतर होता है मंत्री जी। मैं साधारण नहीं हूँ। राजा धर्मेंद्र धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुँचे, उनकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो काले रंग की साड़ी पहने घुटनों के बल बैठी थी। अजीब बात है, कुछ देर पहले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक ये लड़की कहाँ से आई? राजा धर्मेंद्र धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुँचे। मैं राजा धर्मेंद्र केशव नगर का शासक हूँ। तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा राजा धर्मेंद्र की ओर किया और धीरे धीरे खड़ी हो गई। जैसे ही राजा धर्मेंद्र ने उसका चेहरा देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गए। लड़की रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थी। मेरा नाम कनक है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ। आज मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए इस तालाब के किनारे आकर बैठ गई। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। जब भी उनकी याद आती है, मैं यहीं आ जाती हूँ। राजा धर्मेंद्र उसकी सुंदरता में खो गए। क्या तुम रोज यहाँ आती हो? हाँ महाराज, मैं रोज यहाँ आती हूँ। तभी राजा धर्मेंद्र को कुछ याद आया। लेकिन मैं जब यहाँ आया था तब ये स्थान सुनसान था। अचानक तुम कैसे प्रकट हो गई? क्या तुम कोई जादू जानती हो? नहीं महाराज, शायद आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। कल मैं फिर यहाँ आऊंगा। क्या तुम मुझसे मिलोगी? महाराज, यदि ये आपका आदेश है तो मुझे आना ही पड़ेगा। राजा धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए लौट गए। अब हमें महल लौट जाना चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले तो आए थे। सुलेखा को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन राजा धर्मेंद्र का मन अब जंगल की सैर में नहीं था। वो तो कनक की सुंदरता में खो चुके थे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, जल्द से जल्द अगला दिन आए और फिर वो कनक से मिलने यहाँ लौटे। राजा धर्मेंद्र का मन जंगल में ही अटक चुका था। महल लौटने के बाद भी वो बेचैन थे। उनकी आंखों के सामने बार बार कनक का चेहरा घूम रहा था। रात भर वो करवटें बदलते रहे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। रानी ऋतिका उनके इस बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। अगली सुबह राजा धर्मेंद्र अकेले ही महल से निकल गए और जंगल के उसी तालाब के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली बार कनक को देखा था। इस बार भी कनक वहीं बैठी हुई थी, जैसे मानो वो राजा धर्मेंद्र के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं तो यहाँ आते समय डर रहा था कि कहीं तुम मुझसे मिलो या ना मिलो। आपका आदेश था महाराज, मैं आपका आदेश कैसे ठुकरा सकती थी। आप केशव नगर राज्य के राजा हैं,
और ये जंगल भी आपके राज्य का ही हिस्सा है। मुझे महाराज मत कहो कनक, तुम मुझे सिर्फ धर्मेंद्र कह सकती हो। सच कहूं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। ये सुनकर कनक शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। प्रेम तो मैं भी आपसे पहली नजर में करने लगी थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा और आपका विवाह नहीं हो सकता। क्यों? आपका विवाह पहले से ही हो चुका है और आपकी तो 10 वर्षीय पुत्री भी है। तुम भूल रही हो कनक कि मैं एक राजा हूँ और एक राजा का एक ही विवाह नहीं होता, वो कई विवाह करता है। तो क्या कल आपको मुझसे भी सुंदर कोई और लड़की मिल गई तो आप तीसरा विवाह कर लेंगे? अरे तुमसे सुंदर तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों घंटों भर बातें करते रहे। शाम होने पर राजा धर्मेंद्र महल लौट आए, लेकिन ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। अब हर सुबह राजा धर्मेंद्र तालाब के किनारे आते और दिन भर कनक से बातें करते। राजा धर्मेंद्र के इस नए व्यवहार ने महल में हलचल मचा दी थी। वो राज दरबार में कम ही दिखाई देते और उनकी अनुपस्थिति से दरबारियों और प्रजा में तरह तरह की बातें होने लगी थी। एक दिन रानी ऋतिका ने राजा धर्मेंद्र से इस विषय में बात करने का निश्चय किया। आखिर आप रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं महाराज, और दिन भर गायब क्यों रहते हैं? राज दरबार में आपकी अनुपस्थिति से दरबारी और प्रजा के मन में शंका पैदा हो रही है। मैं एक राजा हूँ और कुछ दिनों तक राज दरबार में उपस्थित न हुआ तो उसका कोई कारण तो होगा। और हाँ, प्रजा मेरी गुलाम है, मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। इतना कहकर राजा धर्मेंद्र महल से बाहर निकल गए और रानी ऋतिका स्तंभ रह गई। राजा धर्मेंद्र के व्यवहार में बदलाव को देखकर रानी ऋतिका सीधा मंत्री जयसिंह के पास पहुंची, जो महल के बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। मंत्री जी, महाराज रोज सुबह कहाँ जाते हैं? जब से हम जंगल से लौटे हैं उनका व्यवहार भी अजीब हो गया है। वैसे तो मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे बताने ही पड़ेगा। मुझे सूचना मिली है कि महाराज चुपके चुपके जंगल में किसी लड़की से मिलने जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो लड़की रोज उसी तालाब के किनारे महाराज को मिलती है, जिस तालाब के पास जाने से मैंने उन्हें मना किया था। मंत्री जयसिंह की बात सुनकर रानी ऋतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर कदम बढ़ा लिए। शाम को जब राजा धर्मेंद्र महल लौटे तो रानी ऋतिका ने उनका सामना किया। तो महाराज आखिर मिल ही आए मेरी सौतन से। क्या? तो अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी? नहीं, बस मुझे सब पता लग चुका है। आप किसी लड़की से मिलने जाते हैं और उससे प्रेम करने लगे हैं। अगर अपने मन में किसी और को आपने बसा लिया है तो मुझे बता देना चाहिए। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजा धर्मेंद्र क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। राजा धर्मेंद्र के चले जाने के बाद रानी ऋतिका अकेली बैठकर रो रही थी। तभी 10 वर्षीय राजकुमारी सुलेखा वहाँ आती है। माँ, पिताजी अब इतने गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? रानी ऋतिका ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद तुम्हारे पिताजी का मन अब कहीं और लग गया है मेरी बच्ची। रात गहराती जा रही थी, लेकिन महल में दुख और संशय की एक नई आंधी उठ चुकी थी। अगली सुबह जब रानी ऋतिका नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि राजा धर्मेंद्र महल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। रानी ऋतिका उसे देखते ही सन्न रह गई। वो कौन थी? राजा धर्मेंद्र से लेकर महल क्यों आ रहे थे? महाराज, ये कौन है? ये मेरी दूसरी पत्नी कनक है। रानी ऋतिका को जैसे एक गहरा आघात लगा। उन्होंने राजा धर्मेंद्र की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था। आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ, मेरी कनक से मुलाकात जंगल के तालाब के किनारे हुई थी। मैं इससे प्रेम करने लगा और इसके बिना जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने इसे विवाह करके
मैं महल ले आया हूँ। इतना कहकर राजा धर्मेंद्र कनक को लेकर महल के दूसरे कक्ष में चले गए। रानी रितिका जड़ होकर खड़ी रह गई। तभी मंत्री जय सिंह वहां आ पहुंचे। मुझे महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो गया है उन्हें? वे तो आपसे और राजकुमारी सुलेखा से बहुत प्रेम करते थे। शायद मेरे भाग्य में सुख बस यहीं तक लिखा था मंत्री जी। मेरे पति के व्यवहार से स्पष्ट है कि मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा। इतना कहकर रानी रितिका अपने कक्ष में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। रानी रितिका को रोता हुआ देखकर छोटी राजकुमारी सुलेखा घबरा गई। वो माँ के पास दौड़ती हुई आई। माँ, माँ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तब सब समझ जाओगी। रानी रितिका सारा दिन गहरी सोच में डूबी रही। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए जा रहे थे कि तभी उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे उस तालाब को देखना होगा जहाँ मेरे पति की मुलाकात मेरी सौतन से हुई थी। रात के अंधेरे में रानी रितिका चुपचाप महल से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में जब रानी रितिका महल के बाहर निकल रही थी कि तभी मंत्री जय सिंह उन्हें देखकर चौंक गए। महारानी, आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? उस तालाब के पास जहाँ मेरे पति को मेरी सौतन मिली थी। महारानी, वहाँ जाना ठीक नहीं। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वो तालाब रहस्यमय लगता है। मुझे जाना ही होगा। जय सिंह ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी रितिका ने उनकी एक ना सुनी। वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। रानी रितिका तालाब के किनारे पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छू रहे थे कि तभी अचानक तालाब में पानी की हलचल होने लगी। पानी उबलने लगा और उसमें से एक अजीब सा धुआं उठने लगा। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल जंगल में अजीब सी गूंज उठने लगी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी सुलेखा फूट फूट कर रो रही थी। मंत्री जय सिंह दौड़ते हुए आए। क्या हुआ है बेटी? तुम रो क्यों रही हो? माँ रात में बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। मैं सारी रात जागकर उनका इंतजार करती रही। मंत्री जय सिंह ये सुनकर स्तंभ रह गए। बिना देर किए वो राजा धर्मेंद्र के पास पहुंच गए। महाराज, रानी रितिका रात में महल से बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी। आखिर उसे क्या आवश्यकता थी रात में जाने की? राजा धर्मेंद्र ने सैनिकों को जंगल में भेजा। मंत्री जय सिंह स्वयं खोजबीन में लग गए। हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन महारानी का कोई पता नहीं चला। मंत्री जय सिंह महल लौटकर राजा धर्मेंद्र को ये खबर देने पहुँचे। महाराज, रानी रितिका कहीं नहीं मिली। कहीं मुंह काला करने के लिए चली गई होगी। कोई आवश्यकता नहीं है उसे ढूंढने की। मंत्री जय सिंह स्तंभ रह गए। वो चुपचाप बाहर आ गए जहां राजकुमारी सुलेखा रो रही थी। चिंता मत कर बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। तुम एक राजकुमारी हो, कोई साधारण लड़की नहीं। समय बीता गया। राजा धर्मेंद्र अपनी दूसरी पत्नी कनक में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने अपना राजकाज भी भुला दिया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमारी सुलेखा अब जवान हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप महल के बगीचे में बिखरी हुई थी। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, लेकिन राजकुमारी सुलेखा का मन अशांत था। वो एक पत्थर के बीच बैठी थी जब मंत्री जय सिंह वहां पर आए। राजकुमारी, अब आपको राज्य की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। राज्य में रोज किसी न किसी व्यक्ति के लापता होने की विचित्र सूचनाएं आ रही हैं और महाराज धर्मेंद्र को राजकाज से कोई मतलब नहीं रह गया है। मंत्री जी, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी पहले जैसे नहीं रहे और इसका कारण मेरी दूसरी माँ कनक है। जिस दिन वो महल में आई, पिताजी पूरी तरह से बदल गए। कुछ तो रहस्य है। मंत्री जय सिंह कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। रहस्य? कैसा रहस्य राजकुमारी? मुझे मेरी माँ का पता लगाना है। मैं तब बहुत छोटी थी, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ।
अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई और क्यों। मंत्री जय सिंह कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, राजकुमारी, मैंने वर्षों पहले पूरे जंगल में महारानी को खोजा था, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। बस यही बात अजीब है मंत्री जी। अगर माँ को किसी जंगल में जानवर ने मार दिया होता तो कम से कम उनकी देह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि इस रहस्य की कड़ी उस तालाब से जुड़ी हुई है जहाँ माँ को आखिरी बार देखा गया था। सुलेखा की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो जान चुकी थी कि अब उसे अकेले इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। घोड़े पर सवार होकर सुलेखा जंगल की ओर बढ़ी। महल से दूर घने वृक्षों के बीच स्थित था वो तालाब जहां उसकी माँ आखिरी बार देखी गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तालाब का पानी शांत लेकिन रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही सुलेखा वहां पहुंची, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। सुलेखा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ। कुछ समय पहले मैं यहीं रहता था, मगर पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ पर नहीं था, बल्कि हिमालय पर तपस्या करने के लिए गया था। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लौटा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ कहाँ है? सुलेखा तालाब की ओर फिर से देखने लगी। पानी में हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे कोई अंदर कुछ कह रहा हो। सुलेखा साधु को सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे यकीन है कि मेरी माँ के गायब होने का राज इसी तालाब से जुड़ा है। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर सुलेखा की हथेली पर रख दी। इस मिट्टी को अपने पास रखना। जब भी कोई अजीब घटना महसूस हो, इसे कस कर पकड़ लेना और मेरे पास आना। सुलेखा ने मिट्टी अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी माँ की सच्चाई सामने लाकर रहेगी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के भीतर सब सो चुके थे, लेकिन सुलेखा का मन बेचैन था। उसकी हथेली में अभी भी वो मिट्टी थी जिसे साधु ने दिया था। अचानक उसे चारों ओर सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब भयावह महल में पाया। ये मैं कहाँ आ गई? ये महल इतना डरावना क्यों लग रहा है? सामने एक स्त्री रो रही थी। सुलेखा धीरे धीरे उसके पास गई। स्त्री का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आप कौन हैं? जैसे ही उस स्त्री ने अपना चेहरा उठाया, सुलेखा का दिल धड़क उठा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रितिका थी। माँ! अचानक सुलेखा का सिर घूमने लगा और वो फिर से बेहोश हो गई। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कक्ष में थी। वो पसीने से लथपथ थी। उसने अपनी हथेली देखी। मिट्टी अभी भी वहाँ थी। ये कोई सपना नहीं था। ये मिट्टी अभी भी मेरे हाथ में कैसे है? क्या ये सपना नहीं था? वो बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। घने जंगल के बीच वो रहस्यमय तालाब अपनी गहरी निर्वता में छिपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में सुलेखा की ओर देखा और कहा, जाओ इस तालाब के जल में अपना अस्क देखो। यदि तुम्हें अपना चेहरा दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें अपना चेहरा नहीं बल्कि कोई और चेहरा दिखे तो जान लो कि वो जीवित है और कहीं कैद है। सुलेखा बिना कोई प्रश्न किए तालाब के किनारे गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गई। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वहाँ उसकी माँ रानी रितिका का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। ये कैसे संभव है? वो तेजी से साधु के पास दौड़ कर आई और हाँफते हुए बोली, साधु महाराज, तालाब के जल में मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरी माँ का चेहरा दिख रहा है। साधु की आंखों में गंभीरता आ गई। वो कुछ देर तक मौन रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, वर्षों पहले जब मैं इस जंगल में निवास करता था, तब इस तालाब के पास किसी को भटकते नहीं देखा था।
लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इस जादुई तालाब ने अपना प्रभाव दिखाया है। ध्यान से सुनो राजकुमारी, तुम्हारी मां इसी तालाब के नीचे कैद है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कोई साधारण तालाब नहीं, बल्कि एक मायावी तालाब है। इसके भीतर एक भयानक डायन का वास है, जिसने इसे अपने महल के रूप में बदल रखा है। सदियों पहले एक दिव्य साधु ने इस डायन को तालाब के भीतर कैद कर दिया था, लेकिन वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश में लगी रही। तुम्हारी मां का इस तालाब में होना इस बात का संकेत है कि वो डायन मुक्त हो चुकी है और तुम्हारी मां को इस तालाब में कैद कर दिया गया है। सुलेखा आत्मविश्वास से तालाब की ओर देखती रही। साधु ने अपने गले से एक अभिमंत्रित माला निकालकर उसके गले में डालते हुए कहा, राजकुमारी, बिना किसी भय के तालाब में प्रवेश करो। तुम स्वयं को एक विचित्र महल में पाओगी, जहां तुम्हारी मां कैद है। लेकिन याद रहे, उन्हें मुक्त करना आसान नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा साधु महाराज? उस महल में एक विशाल मूर्ति होगी जो उसी डायन का प्रतीक है। तुम्हें इस माला को उस मूर्ति के गले में डालना होगा। जैसे ही माला उस मूर्ति पर पड़ेगी, डायन जिस भी रूप में कहीं होगी तुरंत वहां प्रकट हो जाएगी। फिर तुम्हें ये माला उसके वास्तविक शरीर पर फेंकनी होगी। जैसे ही ये उसके शरीर को छुएगी, वो भस्म हो जाएगी और तुम अपनी मां को लेकर बाहर आ सकोगी। सुलेखा ने साहस बटोरते हुए तालाब की ओर कदम बढ़ाए और बिना समय गंवाए उसमें कूद गई। अचानक वो स्वयं को पानी के भीतर एक विशाल रहस्यमय महल में पाती है। ये वही महल था जिसे उसने पहले अपने स्वप्न में देखा था। सुलेखा चारों ओर देख ही रही थी कि उसे एक स्त्री घुटनों के बल बैठी रोती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो पास पहुंची, स्त्री ने सर उठाया और सुलेखा को देखकर हतप्रभ रह गई। तुम मेरी बेटी सुलेखा जैसी लग रही हो। क्या तुम सच में सुलेखा हो? हाँ माँ, मैं सुलेखा हूँ। सबको लगा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरा मन कभी नहीं माना। लेकिन आप यहाँ कैसे? जब तुम्हारे पिता ने कनक से विवाह किया तो मेरा मन भारी हो गया था। मैं इसी तालाब के किनारे आई थी। न जाने क्यों मेरे कदम इस ओर खींचते चले गए। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे अंदर खींच लिया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने खुद को इस महल में कैद पाया। मैंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये महल किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ था। माँ, अब चिंता मत करो आप, मैं आपको यहाँ से निकालूंगी। सुलेखा ने इधर उधर देखा और उसकी नजर एक भयानक मूर्ति पर पड़ी। बिना समय गंवाए उसने साधु द्वारा दी गई माला उठाई और उसे मूर्ति के गले में डाल दिया। उसी समय महल में मौजूद कनक, जो राजा धर्मेंद्र से बात कर रही थी, वो अचानक से कांपने लगी। उसकी आंखें चमक उठी, उसका स्वर डरावना हो गया। नहीं हो सकता, यह मूर्ख लड़की, उसने मेरी ही मृत्यु को बुला लिया। कनक, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? मैं मूर्ख थी जो अब तक सुलेखा को जीवित छोड़कर आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्री दोनों को मार दूंगी। राजा धर्मेंद्र भय और विस्मय से पीछे हट गए, लेकिन कनक, जो पूरी तरह से डायन के रूप में बदल चुकी थी, वो जंगल की ओर भागी और तालाब में छलांग लगा दी। राजा धर्मेंद्र भी चिंता में तालाब की ओर दौड़े और कनक को बचाने के लिए उसमें कूद पड़े, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को एक अजीब महल के भीतर पाया। उनके सामने सुलेखा और ऋतिका खड़ी थी। ऋतिका, तुम जीवित हो? लेकिन तभी उनकी नजर कनक पर पड़ी, जो पूरी तरह से भयानक रूप धारण कर चुकी थी। तो यही है उस डायन का असली रूप, लेकिन अब तेरा अंत निकट है। कोई भी मुझे समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन सुलेखा ने बिना देरी किए अपने गले की अभिमंत्रित माला निकालकर कनक के ऊपर फेंक दी।
जैसे ही माला के धागे उसके शरीर से स्पर्श हुए, वो चीखने लगी, आग की लपटें उठी और देखते ही देखते कनक भस्म हो गई। राजा धर्मेंद्र, सुलेखा और ऋतिका को तेज चक्कर आने लगे। कुछ ही क्षणों में वो तालाब के किनारे वापस आ गए। साधु ने राजा महाराज की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, कनक कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो एक भयानक डायन थी जिसने आपको सम्मोहित कर दिया था और राज्य के निर्दोष लोगों को मार कर खा गई थी। इसीलिए राज्य के वासी लापता हो रहे थे, लेकिन अब ये मायावी जाल समाप्त हो गया है। राजा धर्मेंद्र धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने सुलेखा और ऋतिका को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतिका, सुलेखा, हम फिर से एक परिवार हैं। राजा धर्मेंद्र का परिवार फिर से एक हो गया और मायावी तालाब का रहस्य सदा के लिए समाप्त हो गया।